हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो है मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम वृत्त है। तो वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वृत्त में बहुत सारी प्रमेय हैं। उनको समझने के लिए जो है कुछ बेसिक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। तो मैं इस वीडियो में जो है जितने भी बेसिक पॉइंट हैं जिनको ध्यान रख करके जो है सर्कल का जितना भी थ्योरम होता है प्रूफ करते हैं। तो जो है मैं इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को बताऊंगा। तो सर्कल के जितने भी प्रमेय हैं उनको सिद्ध करने के लिए सर्वांग समता जरूरी रहता है। तो हम लोग जो है त्रिभुज में सर्वांग समता को समझते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बोला जाता है त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बोला जाता है त्रिभुज। तो दो त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज है। अब ये एक क्या है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है। इसमें तीन भुजा है, तीन शीर्ष है और तीन कोण है। अगर एक और त्रिभुज जो है लिया जाए, ये क्या है, दूसरा त्रिभुज है जिसमें क्या है, तीन भुजा है, तीन शीर्ष है और तीन क्या है, कोण है। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है तो इसके लिए बहुत सारे रूल पढ़ते हैं। 3-4 रूल पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले सर्वांग समता सीख लेते हैं। सर्वांग समता क्या होता है। तो सर्वांग सम तो सर्वांग सम का मतलब, इसको तोड़ते हैं तो सर्व अंग सम। तो ऐसा त्रिभुज जिसके मतलब अगर सर्वांग समता प्रूफ करनी है तो मिनिमम 2 त्रिभुज होने चाहिए, कम से कम 2 त्रिभुज होने चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज में सर्वांग समता नहीं दिखा सकते, 2 त्रिभुज होना चाहिए। तो 2 त्रिभुज में क्या हो, अगर दोनों त्रिभुज के सारे अंग में क्या जाएगा, तीनों कोण और तीनों भुजा ये बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम होता है। सर्व अंग सम, उसके सारे अंग। सर्व अंग में क्या होगा, 3 अंग होता है, 3 भुजा होती है और 3 शीर्ष होता है। तो सर्व में 6 हो जाएगा टोटल। ये क्या होना चाहिए, सब मतलब बराबर होने चाहिए। तो अगर देखा जाए ये त्रिभुज ABC है और ये क्या है, DEF है। तो AB किसके बराबर होना चाहिए, AB बराबर होना चाहिए DE के, और AC बराबर होना चाहिए DF के, और उसके बाद BC बराबर होना चाहिए EF के। एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली भुजा ले उसके बाद इसमें ये वाली भुजा ले। जिसकी तुलना कर रहे हैं उसी से करेंगे। हाथ की तुलना कर रहे हैं तो हाथ से करेंगे, पैर से नहीं कर देंगे। तो अगर इस वाली भुजा की तुलना कर रहे हैं तो इससे ही करेंगे, इसके संगत भुजा यही है। और इसी तरीके से 3 भुजा हो गई, 3 कोण होगा, कोण A बराबर होगा किसके, कोण D के, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण F बराबर होगा कोण C के। तो अगर ये 6 प्रॉपर्टी जो है अगर एक त्रिभुज की बराबर हो दूसरे त्रिभुज के, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। लेकिन हमें जो है 6 में से अगर नियम के अनुसार देखा जाए, नियमानुसार करें तो 3 पार्ट किसी को बराबर कर दें तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो उन्हीं को हम लोग देखते हैं कि सर्वांग समता के 2-3 रूल्स के बारे में बेसिकली 4 रूल पढ़ते हैं। तो पहला रूल सीखते हैं सर्वांग समता का। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला नियम ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 3 भुजा के बराबर हो, 3 भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाते हैं। तो यहां से एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भुजा लेते हैं AB, किसके बराबर होना चाहिए, इसकी संगत भुजा क्या है, DE के। इसी तरीके से BC अगर लेंगे तो इसकी संगत भुजा क्या है, EF।
और इसी तरीके से अगर AC लेते हैं तो इसके संगत भुजा क्या है, DF है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है अगर एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम कहा जाएगा। इसको जो है SSS या फिर भुजा 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 सर्वांग समता भी कहा जाता है, सर्वांग समता कहा जाता है। यहां से अगर ये तीनों भुजा दिखा दिए बराबर होगा तो तीनों कोण आपस में खुद ही बराबर हो जाएंगे, तो हमें और तीनों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहला नियम ये बोलता है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम क्या है, तो दूसरे नियम के अनुसार ध्यान देना, दूसरे नियम के अनुसार क्या है, दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम कहे जाते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाते हैं। यहां से समझते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्या हो जाएगी, दो भुजा AB और क्या है, दो भुजा और उनके बीच का कोण, तो दो भुजा लेते हैं, एक भुजा AB है और दूसरी भुजा क्या है, BC है और इनके बीच का कोण क्या है, कोण B है। दो भुजा AB और BC उनके बीच का कोण क्या है, B है। ये जो है दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, AB है, ये संगत, इसके संगत भुजा क्या है, DE है और BC की संगत भुजा क्या है, EF है। DE है और EF है और इसके बीच का कोण क्या है, कोण E। तो अगर दो त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम कहे जाते हैं। जैसे इसमें क्या हो, AB बराबर हो इसके DE के और BC बराबर हो EF के और इसको कोण B बराबर क्या हो, कोण E के, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांग समता की प्रॉपर्टी होगी, ये वाले त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा। इसी तरीके से दो भुजा और भी है, AB भुजा है और क्या भुजा है, AC है और इनसे मिलने वाला कोण क्या है, इनसे बनने वाला कोण क्या है, कोण A है। और इसके संगत में क्या हो जाएगा, इसके संगत में AB के संगत में क्या होगा, DE होगा और क्या होगा, DF होगा और इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, कोण D होगा। अगर दो भुजा इसमें भी तो है, जरूरी थोड़ी ना है कि दो भुजा और बीच का कोण ये ले, दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और उनके बीच का कोण ये भी ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, AB बराबर होना चाहिए DE के और इसी तरीके से AC बराबर होना चाहिए DF के और कोण A बराबर होना चाहिए कोण D के। तो जब इस तरीके से रहेगा तो ये वाला दोनों भुजा संगत इसके बराबर है तब भी सर्वांग समता प्रूफ होगा। और अगर ये वाला लिया जाए, दो भुजा और भी है, एक भुजा क्या है, AC है, दूसरी भुजा BC है, इनके बीच का कोण क्या है, कोण C है। इसी तरीके से क्या है, DF है, इसके संगत भुजा और क्या है, EF है और इनके बीच का कोण क्या है, कोण F है। अगर इसमें भी क्या हो, AC बराबर हो DF के और जो है कोण C बराबर किसके हो, कोण F के और जो है BC बराबर हो EF के। तो अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब भी त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। इसमें से जो मैंने तीनों बताया कोई भी एक फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता प्रूफ हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं साइड, इसको बोला जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। भुजा
कोण भुजा सर्वांग समता। तो दूसरा नियम ये हो गया सर्वांग समता का। तो दूसरे नियम के अनुसार से दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा उनके बीच के कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। तो ये नियम 2 हो गया। अब इसके बाद फिर नियम 3 पढ़ते हैं। नियम 3 में क्या क्या है? तो तीसरा नियम क्या हो जाएगा? तीसरे नियम के अनुसार क्या है? दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, ध्यान देना, दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनसे जुड़ी भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। तो नियम 3 के अनुसार क्या है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, तो दो कोण क्या हो जाएंगे? कोण ए और कोण बी, और उनसे जुड़ी हुई भुजा, इन दोनों कोण से यही भुजा तो जुड़ी है, ये भुजा तो सिर्फ इसी कोण से जुड़ी है, या फिर ये भुजा सिर्फ इसी कोण से जुड़ी है। दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। जैसे क्या है? इसमें 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई के, और ए बी बराबर क्या है? डीई के। तो ये हो जाएगा सर्वांग समता। इसमें एंगल साइड सर्वांग समता से ये हो जाएगा, या फिर एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हो जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरा वाला देखते हैं। तो दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण लेते हैं। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण एफ के, और इनके बीच की भुजा कितनी है? बीसी बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। और तब ये क्या हो जाएगा? ये भी सर्वांग समता को दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर AC बराबर हो जाए DF के, तथा कोण A बराबर हो कोण D के, और कोण C बराबर क्या हो? कोण F के, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। तो दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। ये नियम तीसरा बोलता है। इसमें से किसी एक को प्रूव कर लेंगे तो हो जाएगा। ध्यान देना, संग जो जितना भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जितना लिख रहा हूँ, जो है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि दो कोण ये लेकर के भुजा ये मत ले लेना। पता चले कि जो है ये वाला कोण लिए और ये वाला कोण लिए और भुजा ये वाला ले ली, तो दो कोण और उनसे जुड़ी हुई भुजा लेना है। जितने वर्ड बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनना है। तो नियम 3 हो गया। अब नियम 4 देखते हैं। नियम 4 क्या बोलता है? तो नियम 4 चतुर्थ नियम। तो चौथा नियम जो है लगता है सर्वांग सम, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में लगता है। तो दो अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 अंश है, A B C D E F। तो यहाँ से दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं BC और DEF। इनमें हमें जो है चतुर्थ नियम लगाना है, क्योंकि चतुर्थ नियम जो है किसमें लगेगा? समकोण त्रिभुज के थ्योरम में लगेगा। अब जरूरी नहीं इसका नियम फर्स्ट में हम वही लिखवाएं, तो ये भी पहला भी नियम हो सकता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना पहला नियम ही होगा, बस ये हम जो है पहला नियम बता चुके, दूसरा तीसरा, तो ये चतुर्थ वाला उसके हिसाब से चौथा नियम है। तो ये त्रिभुज ये किस में लगता है? ये समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसमें ये नियम क्या बोलता है? यदि कोई समकोण त्रिभुज हो
दो समकोण त्रिभुज हो, उसमें से कर्ण, दोनों का कर्ण बराबर हो तथा एक कोई भी भुजा बराबर हो, संगत भुजा होनी चाहिए, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम कहा जाता है। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस, यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण इसमें क्या है, AC, और इसका कर्ण क्या है, DF। ये दोनों बराबर होने चाहिए। और कोण B बराबर कोण E तो है ही, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और एक कोई भी भुजा, तो संगत भुजा लेते हैं AB बराबर होना चाहिए DE के, या ध्यान देना दोनों नहीं होना चाहिए, या BC बराबर होना चाहिए EF के। तो इस तरीके से इसको RHS सर्वांग समता भी कहा जाता है। RHS मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस होता है और S का मतलब साइड होता है। तो यहाँ से राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और कोई साइड होना चाहिए, मतलब एक 90 अंश कर्ण और जो है एक कोई भुजा, अगर दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो इस तरीके से ये चतुर्थ नियम क्या बोलता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो है एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है हम चारों नियम को लगा करके जो है सर्वांग समता को प्रूव करेंगे। क्योंकि जो सर्कल नाम का चैप्टर है, सर्कल में जब जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इन सारे जो है नियम का उपयोग होगा। क्योंकि जब उसमें रहेगा कि जो है सर्कल में सिद्ध करो कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, तो उसके लिए हमें इन सारे नियम को लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गए सर्कल को जो है पढ़ने से पहले। तो हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल का जितना भी थ्योरम है एक दो थ्योरम डेली पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। थैंक यू।